नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जाएगी कक्षा 10 समकालीन भारत एवं विश्व, या नहीं जो कक्षा 10 में इतिहास है उसके पाठ नंबर भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसके अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन किसी न किसी एक एनसीईआरटी आधारित पाठों पर चर्चा की जाती है और हमारे प्लेलिस्ट में आकर आप संबंधित पाठों को देख सकते हैं। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं कि संक्षेप में लिखें अभ्यास प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। भूमंडलीकृत विश्व का बनना संक्षेप में लिखने के लिए बताया गया है कि 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के दो उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीपों के बारे में चुनें। उत्तर है चीन। चीन जो एशिया महाद्वीप में है। 15वीं शताब्दी तक बहुत सारे सिल्क मार्ग अस्तित्व में आ चुके थे। इसी रास्ते से चीनी पाल्टरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचते थे। वापसी में सोना चांदी जैसे कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचाई जाती थी। जबकि अमेरिका महाद्वीप के बारे में हम देखेंगे 16वीं सदी में जब यूरोपी जहाजियों ने एशिया तक समुद्री रास्ता खोज लिया और वे अमेरिका तक जा पहुँचे तो अमेरिका की विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें और खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रंग रूप बदलने लगे। आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुएं, खासतौर पर चांदी, ने यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले व्यापार को गति प्रदान की। आइए प्रश्न नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। देखें कि प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2 है, बताइए कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। इसका उत्तर था कि 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगालियों और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो गया था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। नंबर 2, यूरोपी सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी। स्पेनिश विजेताओं के पास तो कई परंपरागत किस्म के सैनिक हथियार नहीं थे। कोई भी परंपरागत सैनिक हथियार नहीं थे। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। नंबर 3, लाखों साल में दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाले इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। नंबर 4, नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुआ। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। नंबर 5, यहाँ यूरोपी लोग नहीं पहुँचते थे, वहाँ के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इससे सभी समुदायों को खत्म कर डाला। नंबर 6, इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। नंबर 7, इस तरह से बिना किसी चुनौती के बड़े साम्राज्य को जीतकर अमेरिका में उपनिवेशों की स्थापना हुई। बंदूकों को तो खरीद कर या छीनकर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उसके बचाव का तरीका भी था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। इसके बाद देखें अगला प्रश्न कि प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। किन किन के विषय में टिप्पणियाँ लिखनी है। कार्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे कि ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। कानूनों के
सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी, उन्हें कार्न लॉ कहा जाता था। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बंदिशों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वे कार्न लॉ का फॉर्म निरस्त कर दें। कार्न लॉ के ब्रिटेन में पैदा होने वाले कार्न लॉ के समाप्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयोजित कार्न लॉ की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, गांवों से उजड़कर वे या तो शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। उसके बाद प्रश्न नंबर ख यहाँ पर पूछा गया था कि अफ्रीका में रीडर पेस्ट का आना। अमेरिका में किस तरीके से रीडर पेस्ट आया, अफ्रीका में रीडर पेस्ट किस तरीके से आया, उसके विषय में देखेंगे कि अफ्रीका में 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई। नंबर 2, मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारियों से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। उसके बाद नंबर 3, उस समय पूर्वी अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिक को पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। नंबर 4, यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों में आए जानवरों के जरिए यहाँ पहुँची थी। नंबर 5, अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप के दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अमेरिका की तरफ बढ़ने लगी। नंबर 6, 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तक पहुंची। नंबर 7, रीडर पेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन समाप्त हो गए। उसके बाद प्रश्न नंबर ग यहाँ पर पूछा गया था, जिसके विषय में लिखना था कि विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत। विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी पुरुषों की मौत क्यों होने लगी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। देखें, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1919 में समाप्त हुआ। नंबर 2, इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों को बड़े पैमानों पर इस्तेमाल किया गया। नंबर 3, इस युद्ध में 90 लाख से अधिक लोग मारे गए तथा 2 करोड़ लोग घायल हुए। नंबर 4, मृतकों और घायलों में ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। नंबर 5, इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। नंबर 6, परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई। उसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया था यहाँ से प्रश्न घ, उसे देखें। प्रश्न घ पूछा गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था और महामंदी का प्रभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था में महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा, उस पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से महामंदी का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा। महामंदी का प्रभाव जहां पश्चिमी देशों पर बड़े भयंकर तौर पर पड़ा, वहीं उपनिवेशों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार है। व्यापारिक क्षेत्र। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में भारत से कृषि वस्तुओं का निर्यात और निर्मित सामान का आयात बड़े पैमाने पर होने लगा था। महामंदी के कारण इस प्रक्रिया पर भी बुरा असर पड़ा। 1928 से 34 के बीच आयात का प्रतिशत आधा रह गया था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमत बढ़ गई थी। नंबर 2, कृषि उत्पादों पर प्रभाव। इस मंदी के कारण उन कृषि उत्पादों और उनसे निर्मित सामानों पर भी भारी असर पड़ा जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग थी, यानी जूट और पटसन की उपज और बनाने वाली वस्तुएं। इस समय टाट का निर्यात बंद हो गया था, जिस कारण कच्चे पटसन की कीमत 60% से भी अधिक गिर गई। अतः जिन कृषकों ने पटसन उगाने के लिए कर्जे लिए थे, उनकी स्थिति पर
इसका बुरा प्रभाव पड़ा और वे अधिक कर्जदार हो गए। नंबर 3, शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। शहरी अर्थव्यवस्था पर महामंदी का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर वेतनभोगी वर्ग के लोग रहते थे। फिर भी बड़े जमींदार वर्ग के लोग रहते थे जिन्हें जमीन का लगान मिलता था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क को बढ़ा दिया, जिससे उद्योगों को भी लाभ हुआ। इसके विपरीत ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। सरकार द्वारा लगान कम करने के कारण कृषकों की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई। एक ओर उन्हें अपने उत्पादों की कीमत नहीं मिल रही थी, वहीं दूसरी ओर उन पर लगान और कर्जों का भी भारी बोझ पड़ रहा था। अतः ग्रामीण क्षेत्र में भारी असंतोष का वातावरण था। आइए इसके बाद अगला प्रश्न क्या था? परिवार के सदस्य अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पाद को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला क्यों लिया? बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने जो अपना व्यापार था उसे क्यों दूसरे देशों में स्थापित किया, इसके विषय में आप देखेंगे। यहाँ पर 1920 के दशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना की गई और 70 के दशक के मध्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में कई परिवर्तन आए। अब विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कर्जे और विकास संबंधी सहायता ले सकते थे। 50 और 60 के दशकों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। चूँकि अधिकतर सरकारें बाहर से आने वाली चीज़ों पर भारी आयात शुल्क वसूलने का काम करने लगी थी, अतः बड़ी कंपनियों ने अपने संयंत्रों को उन्हीं देशों में लगाने का प्रारंभ कर दिया जहां पर वे उत्पाद बेचना चाहते थे। उन्हें घरेलू उत्पादकों के रूप में काम करना पड़ता था। 70 के दशक में एशियाई देशों में बेरोजगारी बढ़ने लगी थी, अतः इन कंपनियों ने एशिया के देशों में उत्पादन केंद्रित किए और वेतन कम देना पड़ता था। चीन में अन्य एशियाई देशों के मुकाबले सबसे कम वेतन देना पड़ता था, अतः इन कंपनियों ने यहाँ पर अत्यधिक निवेश किया। इससे अर्थव्यवस्था में भारी परिवर्तन आए जिसने विश्व के आर्थिक भूगोल को बदल दिया। आइए प्रश्न नंबर 4 पर चर्चा करते हैं। देखें कि प्रश्न नंबर 4 क्या है। खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें। 1890 में वैश्विक अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी, इससे तकनीकी में भी बदलाव आ चुके थे। खाद्य उपलब्धता पर भी तकनीकी का प्रभाव पड़ने लगा जो इस प्रकार था। नंबर 1, रेलवे का विकास। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। पानी के जहाज़ों से इसे दूसरे देशों तक भी पहुंचाया जाता था। नंबर 2, नहरों का विकास। खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव का बहुत अच्छा उदाहरण है। हम पंजाब में देखते हैं, यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार के अर्ध रेगिस्तानी प्रति ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं की खेती की जा सके। इससे पंजाब में गेहूं का उत्पादन कई गुना बढ़ गया और गेहूं को बाहर बेचा जाने लगा। नंबर 3, रेफ्रिजरेशन तकनीकी का विकास। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप में ले जाकर काटा जाता था, लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरता था, बहुत सारे लंबे सफ़र में मर जाते थे, बहुतों का वजन गिर जाता था या वे खाने लायक नहीं रहते थे, इसलिए मांस खाना एक महंगा सौदा था। नई तकनीकी आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ को लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड
सब जगहों से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाले खर्चा कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार शामिल हो गया। नंबर 5 आप देख पा रहे होंगे प्रश्न, ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह प्रश्न। ब्रेटन वुड्स समझौता युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में स्थित अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी। इसी को ब्रेटन वुड्स समझौता के नाम से जाना जाता है। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का विकास बैंक का गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स समझौता या संस्थान या ब्रेटन वुड्स दिन भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्ध के बाद या नहीं युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। ये देखें कि अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 1 चर्चा करें। कल्पना करनी है। कल्पना कीजिए कि आप कार्रवाई क्षेत्रों में करने वाले गिरमिटिया मजदूर हैं। इस अध्याय में दिए गए विवरणों के आधार पर अपने हालात और अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए अपने परिवार के नाम एक पत्र लिखना है। गिरमिटिया आंदोलन के विषय में आप यहाँ पर देखेंगे। मैं मताधीन भारत जाने वाले एक गिरमिटिया मजदूर था। मुझे 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुयाना से 10 साल के लिए अनुबंध के तहत लिया जाना के लिए काम के लिए जाना पड़ा। वहाँ से मैंने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा। आदरणीय माताजी पिताजी चरण स्पर्श, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब भी सकुशल होंगे। वैसे तो यहाँ पर रोज़गार मिला हुआ है, परंतु जिस एजेंट ने मुझे यहाँ भेजा उसने यहाँ के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं दी, जिससे कि मुझे लंबी समुद्री यात्रा करनी पड़ेगी। यहाँ काम करने के हालात अच्छे नहीं हैं। उसने मुझे कहा था कि मैं बीच के कुछ दिनों के लिए आपसे मिलने भी आ सकेगा, पर अब वह अपने वादे से मुकर रहा है, अतः मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता। आगे, मैं यहाँ पर एक बागान में काम करता हूँ। यहाँ मेरे साथ कुलियों जैसा बर्ताव होता है। यदि कोई यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो पकड़ा जाता है, तो उसके साथ बुरा बर्ताव होता है और जिसमें कोई न कोई तो मर भी जाता है। अतः हम लोग यहाँ से भागने का प्रयास नहीं करते। अब तो बस इसी इंतज़ार में समय कट रहा है कि हमारे नेता इस घिनौनी अनुबंधित दास प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाएं और हमें आज़ाद करवाएं। मैं वापस घर आना चाहता हूं। फिलहाल मैं आपको कुछ पैसे भेज रहा हूं। ये पैसे कम हैं क्योंकि पिछले कुछ दिन बीमार होने के कारण काम नहीं कर सका, जिससे मेरे पैसे कट गए हैं और मुझे कम वेतन मिल रहा है। पत्र का जवाब शीघ्र देना, आपका पुत्र मातादीन। इस प्रकार से आप लोगों ने पाठ में देखा था कि गिरमिटिया जो प्रथा थी, इसके तहत किसी भी व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश में ले जाया जाता था एक अनुबंध के तहत, और उसे वहां पर कार्य कराए जाते थे। अंतर्राष्ट्रीय अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों की व्याख्या करें। तीनों प्रकार की गतियों के भारत और भारतीयों के संबंधित एक उदाहरण दें और उसके बारे में संक्षिप्त में लिखें। उत्तर, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। नंबर 1, व्यापार का प्रवाह। पहला प्रवाह व्यापार का होता था जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तु जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। नंबर 2, श्रम प्रवाह। दूसरा प्रवाह श्रम का होता था। इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश
में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। नंबर 3, पूंजी का प्रवाह। तीसरा प्रवाह पूंजी का होता था, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर लिया जाता था। ये तीनों प्रवाह एक दूसरे से जुड़े थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। भारत में 3 प्रवाहों का उदाहरण है। भारत में प्राचीन काल में ही तीनों के प्रभाव देखने को मिलते हैं। नंबर 1, प्राचीन काल में भारतीयों ने अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंध बना रखे थे। भारतीय व्यापारी भारत से मसाले, कपड़े आदि लेकर विदेशों में जाते थे और वहाँ ज़रूरी चीज़ें लेकर आते थे नंबर 2 चीज़, बहुत से भारतीय कारीगर और इंजीनियर विदेशी बागानों, खानों, सड़क निर्माण और रेल निर्माण का काम करने के लिए गए। नंबर 3, यहाँ पर जो दिया गया है कि भारत में प्राचीन काल में बहुत सारे देशों से पूंजी का निवेश किया जाता था। पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों ने यहाँ पर व्यापारिक कंपनियाँ खोली और चाय के बागान आदि स्थापित किए। आइए देखें अगला प्रश्न कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। महामंदी क्यों आई, इसके कारणों के विषय में आप लोगों को लिखना है। 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस मंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। कक्षा 10 वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है ये प्रश्न। औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका और ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगे। 1930 तक तैयार माल इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उसका कोई खरीदार न रहा। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमत गिरने लगी। किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू किया, किंतु इसकी कीमतें गिरने लगी। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी की पड़ी सड़ने लगी। नंबर 3, संकट से पूर्व बहुत से देश अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे। 1928 के कुछ समय पहले विदेश में अमेरिका का कर्ज 1 अरब, विदेश में अमेरिका का कर्ज क्या हो गया था, 1 अरब डॉलर हो गया था। साल भर के भीतर यह कर्ज घटकर केवल 1/4 रह गया। जो देश अमेरिका के कर्ज का सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उसके सामने गहरा संकट हो गया। नंबर 4, यूरोप के कई बैंक धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। अमेरिका सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयोजित पदार्थ पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। उसके बाद नंबर 5, अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई। इसकी वजह से वहाँ लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल पड़ा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखें। G77 या नहीं G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 या नहीं 77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है, व्याख्या करें। वे विकासशील देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे, किंतु 50-60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था तेज प्रगति से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्हें एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज़ उठाई और अपना एक संगठन बनाया, जिसे G77 या G77 के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ, जिन्हें ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा बहन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल कुछ शक्तिशाली विकसित देशों का ही प्रभुत्व था, इसलिए उसने विकासशील देशों को कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रतिक्रिया स्वरूप विकासशील देशों ने भी G77 नामक संगठन बनाकर नई आर्थिक प्रणाली की मांग की, ताकि उनके आर्थिक उद्देश्य पूरे हो सके। उसके प्रमुख आर्थिक उद्देश्य थे अपने संसाधनों पर उनका पूरा नियंत्रण हो, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। इसके बाद परियोजना कार्य है। एक प्रश्न यहाँ पर पूछा
गया है कि 19वीं सदी के दौरान दक्षिण अफ्रीका में स्वर्ण हीरा खनन के बारे में और जानकारियाँ इकट्ठा करें। सोना और हीरा कंपनियों के में किसका नियंत्रण था और किसका नियंत्रण था? खनिक कौन लोग थे और उनका जीवन कैसा था? मतलब खानों में काम करने वाले लोग कौन थे और उनका काम क्या था या जीवन कैसा था? 19वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका में हीरा और स्वर्ण धातुओं के खनन का कार्य बड़ी तेजी से किया जाने लगा। ये ब्रिटेन, फ्रांस और बड़े यूरोपीय देशों ने अपने अपने खोजी दलों का गठन किया, जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के भयंकर परिस्थितियों का सामना करते हुए इसके विभिन्न क्षेत्रों के नक्शे बनाए और यहाँ तक पहुँचने के रास्ते खोजे। बाद में इन्होंने अफ्रीका का बंटवारा किया और जिसे अफ्रीका का कागजी बंटवारा के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका की इन खानों पर ज़्यादातर ब्रिटेन, फ्रांस की कंपनियों का नियंत्रण था। इन खदानों में कार्य करने वाले ज़्यादातर अफ्रीकी होते थे। इनकी स्थिति बड़ी दयनीय होती थी। उनसे अत्यधिक कार्य लिया जाता था। इनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता था। इनको बाड़ों में बंद कर दिया जाता था। इनको खुलेआम घूमने फिरने नहीं दिया जाता था। यदि कोई मजदूर भागने का प्रयास करता है तो उसे पकड़ लिया जाता था और कठोर दंड दिया जाता था। कभी कभी तो जान से भी मार दिया जाता था। तो ये थी दोस्तों आज की चर्चा। आज जो हमने चर्चा की, जैसे कि आप लोग जानते हैं कक्षा 10 में जो इतिहास है उसके भूमंडलीय विश्व का बनना के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो यहाँ तक पहुँच गए हैं तो निश्चित तौर पर लाइक वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब वाला लाल बटन टच करें और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे ऑल में रख लें। जैसे ही हमारा अगला वीडियो आएगा उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं जल्द ही। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। जय हिंद, जय भारत।